सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। और आज वही दिन है, आज वही क्लास है जिसका आप लोगों को था बेसब्री से इंतजार कि मैम वन शॉट सीरीज ले आइए ना, मैम आप रिवीजन कब कराएंगी, मैम वन शॉट वीडियो डाल दीजिए ना। सो लो बच्चों, तुम्हारी डिमांड पर मैं लेकर आ गई हूँ आपकी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के लिए वन शॉट रिवीजन सीरीज। सो अब होगी हमारी तैयारी बिल्कुल धमाकेदार, क्योंकि अब हमने कस ली है कमर कि चाहे हो कोई भी एग्जाम, अब तो हम लोग उसको टॉप करके ही रहेंगे। अब तो हमने टॉपर बनना ही है। क्यों? क्योंकि हमने इन डिटेल सारे चैप्टर्स तो पढ़ ही लिए हैं, सारी एक्रोनिम्स हम लोगों को याद है, सारे कॉन्सेप्ट्स भी हमारे क्लियर हैं और केस स्टडीज भी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ही ली है। सो अब क्या बाकी है? अब तो बस उसको फिनिशिंग देना बाकी है। किसके थ्रू? अपने वन शॉट्स के थ्रू। तो चलो बच्चों, तैयार हो जाते हैं अपने वन शॉट रिवीजन सेशन के लिए। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मेरा मानो तो एक काम करो, सबसे पहले मुझे फिर से यहाँ पर रोक दो, यानी कि वीडियो को रोको और एक बार अपनी समरी नोटबुक निकालो और सारी की सारी एक्रोनिम्स खुद ब खुद चैप्टर नंबर 1 लिख के अपने आप लिख डालो कि आपने चैप्टर नंबर 1 में कितनी एक्रोनिम्स पढ़ी थी और कितनी आपको उसमें से याद है। ठीक है? और इस रिवीजन सीरीज में मुझे स्ट्रिक्टली सबकी अटेंडेंस चाहिए और मैं देखूंगी कि कितने बच्चे हैं जो आगे जाके गायब हो रहे हैं। तो यहाँ पर तो आपको डिसिप्लिन के साथ अटेंडेंस देनी ही पड़ेगी। तो फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगाइए और मैं स्टार्ट करती हूँ आज की धमाकेदार क्लास अपने वन शॉट सीरीज के साथ। तो चलो बच्चों, देखो जरा, सबसे पहले आपकी काजल मैम ने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया काम किया। क्या? ये देखो, सारी की सारी एक्रोनिम्स तुम्हारे लिए मैंने भी यहाँ पर लिख दिया है। मैं सिर्फ हार्डवर्क तुमसे ही नहीं करा रही हूँ, मैं खुद भी तो तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ ना। तो देखो जरा, तुम्हारे लिए सारी की सारी एक्रोनिम्स मैंने यहाँ लिख दी है। तो अगर तुमने नहीं भी लिखी हो तो फटाफट से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और अपने आप बाद में लिख लेना। तो नेक्स्ट उसके बाद ये लो जरा आगे की। यस, सो आई होप कि आप लोगों ने यहाँ से सारी एक्रोनिम्स लिख ली होंगी या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग करते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट से। तो यहाँ पर हम मेन बातों को यहाँ पर पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट को हमने डिफाइन किया कि मैनेजमेंट तो है एक प्रोसेस किस चीज की? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। कि यहाँ हम कुछ काम करने चाहते हैं और काम करने के लिए हम अपने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और क्योंकि हम 5 फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए मैनेजमेंट को बोला गया एक प्रोसेस। अब ये जो भी हम काम कर रहे हैं वो किस एम के साथ कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना है। और अचीव करना कैसे है? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब ये इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या होता है? यही तो सबसे मेन बात है। तो अगर मैं बात करूं इफेक्टिवनेस की, तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है फिनिशिंग द गिवन टास्क ऑन टाइम, यानी कि सही समय पर अपने काम को कंप्लीट कर लेना कहलाता है इफेक्टिवनेस। बट वहीं पे उसी काम को सही तरीके से करना मींस कि डूइंग द गिवन टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। सही समय पर काम को कर लेना इज इफेक्टिवनेस, बट सही तरीके से काम को करना मिनिमम कॉस्ट के साथ वो कहलाता है एफिशिएंसी। तो आपने मैनेजमेंट के अंदर ये पढ़ा कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर हम अपने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को इस तरीके से परफॉर्म करते हैं कि हमारे गोल्स सही टाइम पर भी अचीव होते हैं और मिनिमम कॉस्ट के साथ भी, यानी कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। देन उसके बाद बच्चों हमने इसी मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, जिसके लिए हमने कहा गो एमसीडी पिक। अब गो एमसीडी पिक के अंदर ही हमारी सारी की सारी एक्रोनिम्स छुपी हुई थी, जैसे कि आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। तो बेटा वहां पर जी से हमारा मतलब क्या था? जी से हमारा मतलब था गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ओ से हमारा मतलब क्या है बेटा? GO से हमारा मतलब क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। M से हमारा मतलब है बेटा मल्टी डायमेंशनल।
तो ये रहा आपका मल्टी डायमेंशनल। उसके बाद सी से हमारा मतलब है कॉन्टिन्यूस, डी से हमारा मतलब है डायनामिक, पी से हमारा मतलब है परवेसिव, आई से हमारा मतलब है इंटेंजिबल और जी से हमारा मतलब है ग्रुप एक्टिविटी। तो ये सारे के सारी एक्रोनिम्स आपको यहाँ पे मिल गई। तो यहाँ पर अब वन बाय वन देखते हैं कि किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया है। तो बोला गया कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि गोल इज द बेसिक रीजंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि अगर आपको कोई गोल नहीं है तो आपके मैनेजमेंट का भी कोई मतलब नहीं है। आपके सामने कोई टारगेट है, आपने कुछ काम सोचा है, आपका कुछ गोल है, तभी तो आपने मैनेजमेंट को बनाया। आपने कोई एक फैक्ट्री ली, दैट मीन्स आपको वहां कोई ना कोई काम करना होगा। आपने कोई जमीन खरीदी, इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पे कुछ आपको काम करना होगा। तो हर एक मैनेजमेंट का अपना कोई गोल होता है जिसके लिए उसको बनाया गया है। देन मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट हर जगह है। जितने भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है, कितने भी बड़े कितने भी छोटे, चाहे वो कहीं पर भी हो, हर जगह पर मैनेजमेंट की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। बट हाँ, मैनेजमेंट की प्रोसेस को फॉलो करने का तरीका अलग हो सकता है, बट काम सभी लोग कर रहे हैं। जिसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि चाहे कोई मैनेजर हमारा इंडिया में है, जर्मनी में है, जापान में है, उनके काम करने का तरीका भले ही हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन काम तो वो लोग वही कर रहे हैं मैनेजमेंट को चलाने का। ठीक है, और इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि जिस तरीके से वो ईश्वर सब जगह है, उसके रूप अलग हो सकते हैं, बट वो सब जगह पर मौजूद है। इस तरीके से हमारा मैनेजमेंट भी हर जगह पर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो हमारा मैनेजमेंट है, ये मल्टी डायमेंशनल है, मतलब इसके अलग अलग फेसेस है। अब इसके फेसेस कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए? 3, वर्क, पीपल और ऑपरेशन, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है कि कोई भी अगर मैनेजमेंट बनाया गया है तो वो इसीलिए बनाया गया है बिकॉज हमारे पास कोई वर्क है जिसको हमें ट्रांसलेट करना है, हमारे पास कुछ इनपुट्स है जिनको हमें आउटपुट में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर मैनेजमेंट को बनाया, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ काम है फॉर डूइंग सम वर्क, एज वेल एज हमें यहाँ पर वो काम किससे कराना है? लोगों से कराना है। तो हमें करना होगा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब लोगों से डील करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम इंडिविजुअली उनके साथ डील करें, जैसे कि या तो मैं 1 to 1 आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ, एक एक बच्चे को अलग से बुलाकर पूछ रही हूँ कि अरे बच्चे बताओ तुम्हारी क्या क्या प्रॉब्लम है, या फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने पूरी क्लास को एक साथ इकट्ठा किया और सभी का एक जो कॉमन प्रॉब्लम थी, एक जनरल प्रॉब्लम थी, एज अ ग्रुप मैंने उसको सॉल्व कर लिया। तो या तो हम लोगों को ग्रुप में उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यानी कि उनके साथ डील करते हैं, या हम 1 by 1 यानी कि 1 to 1 उनकी प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने काम देख लिया, लोगों को देख लिया, अब काम करो भी तो सही। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस लेकर आओ, जो आपने काम सोचा है उस काम पे वर्क करो, कोई प्रोडक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करो, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करो। सो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर हम लोग यहाँ प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं, या फिर कुछ परचेज करें, मतलब हमने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। देन मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। भाई मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होने वाला। हमारे पास 5 फंक्शंस हैं यहाँ पे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और साइमल्टेनियसली पांचों के पांचों फंक्शन कॉन्टिन्यूसली एक मैनेजर के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। प्लानिंग का काम खत्म होता है तो ऑर्गेनाइजिंग शुरू हो जाता है, ऑर्गेनाइजिंग खत्म होता है तो स्टाफिंग शुरू हो जाता है, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग, और फिर से प्लानिंग हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमेशा चलता रहता है। ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, अकेले कोई मैनेजमेंट नहीं चलता है। मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग हैं और सभी के एफर्ट्स अलग अलग है। सो मैनेजमेंट क्या करता है, सबको एक टीम में लेकर आता है कि भाई देखो अलग अलग नहीं चलना है, अलग अलग नाव में सवार नहीं होना है, एक ही नाव में सब बैठेंगे और चप्पू चलाएंगे एक एक करके, और आगे अपने गोल्स की तरफ पहुंच जाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मैनेज करते हैं लोगों को, कहते हैं कि भाई कोऑर्डिनेटेड होकर रहो, इंटीग्रेटेड होकर रहो, एक टीम की तरह काम करो ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। देन मैनेजमेंट को डायनामिक बोला गया। डायनामिक मतलब बदलता रहता है भाई, ये गिरगिट है, इसको बदलना पड़ता है, जैसी दुनिया वैसा होना पड़ता है। तो मैनेजमेंट को ये सिखाया जाता है कि भाई तुमको अडेप्ट करना है अकॉर्डिंग टू द नीड, टाइम एंड सिचुएशन, कि जैसे इन्वायरमेंट बदले, जैसे बाहर का माहौल बदले, जैसे बाहर चीजें बदल जाएं, जैसे टेक्नोलॉजी बदल जाए, इकोनॉमिक पॉलिसी बदल जाए, तो अपने बिजनेस को भी उसी तरीके से बदल डालो ताकि आप यहाँ पर अपने गोल्स को अचीव कर पाओ, ताकि आप कॉम्पिटिटिव हो पाओ, ताकि आप कंपटीशन से लड़ पाओ। उसके बाद इंटेंजिबल है भाई, ये इंटेंजिबल मतलब आप इसको देख छू नहीं सकते, बट आप इसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो। कैसे? अगर आपको दिखता है कि आपके गोल्स पूरे हो रहे हैं प्लान्स के अकॉर्डिंग, आपके यहाँ पे कोई किसी भी तरीके के कोई क्योस नहीं है, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, टारगेट पूरे हो रहे हैं, एम्प्लॉयज आपके खुश है, इसका मतलब आपका मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को हम देख छू तो नहीं सकते, बट इसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, सो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट।
देन आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ, जिसके लिए हम कह रहे थे बार बार उप्स 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 उप्स। तो यहाँ पर डबल ओ है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए, पी है पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए और एस है सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए। कि हमने यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव को 3 लोगों में डिवाइड किया कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन के खुद के ऑब्जेक्टिव, एक हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों के ऑब्जेक्टिव यानी कि एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव, एक हमारी वो सोसाइटी जिसके लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। तो बात करूं अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, तो इसके फर्दर 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। जब मैं बात करूंगी सर्वाइवल की, तो इसका मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जितना पैसा मैं खर्च कर रही हूँ उतना ही पैसा मैं कमा पा रही हूँ। यानी कि अभी तो मैं यहाँ पर अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश कर रही हूँ, अभी तो मैंने मार्केट में पैर जमाने हैं, अभी तो मुझे सर्वाइव करना है, बहुत कॉम्पिटिशन है मार्केट में। तो अगर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 100 रुपए ही वापस रात तक जेब में आ रहे हैं, तो वो मेरा सर्वाइवल है। बट सिर्फ सर्वाइवल से काम नहीं चलता, हमें तो प्रॉफिट भी कमाना है। और प्रॉफिट कैसे कमाया जाएगा? जब मेरे रेवेन्यूज मेरे कॉस्ट से ज्यादा होंगे। यानी कि अगर मैं 100 रुपए खर्च करती हूँ तो मैं 150 रुपए लेकर ही घर वापस आती हूँ, तो वो मेरा प्रॉफिट है। और वही प्रॉफिट मेरी मदद करेगा मेरे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कि अगर आज मैंने 10 कस्टमर से स्टार्ट किया है तो कल को वही मेरे कस्टमर 100 भी होंगे, 200 भी होंगे, 1000 भी होंगे। आज अगर मैं एक ब्रांच रन कर रही हूँ तो कल को मेरी 3 से 4 ब्रांचेस भी होंगी। आज अगर हम एक प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो कल को बहुत सारे प्रोडक्ट्स में भी हम यहाँ पर डील करेंगे। तो वो तो हो गया ग्रोथ। और ये तीनों ही बातें सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है। अब बात करूं और सोशल ऑब्जेक्टिव की, तो एक बिजनेस को अपने सोसाइटी के लिए भी बहुत सारा काम करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सब कुछ सोसाइटी से ही मिलना है, तो उनको आप नहीं भूल सकते। ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने हैं एट रीजनेबल कॉस्ट, इको फ्रेंडली मैथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करो, फाइनेंशियल सपोर्ट दो आप सोसाइटी को। तो ये अच्छे अच्छे काम करके आप सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी यहाँ पर लिखी हुई हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को हम एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉय के ऊपर फोकस करते हैं कि हम उसको क्या दे सकते हैं। तो उसकी नीड को भी हमने 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया था जब मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें पहली नीड थी उसकी फाइनेंशियल नीड्स, कि भाई सबसे पहले तो उसको पैसा चाहिए, बिना पैसे के तो वो काम कर ही नहीं सकता ना। तो उसको चाहिए अच्छी सी सैलरीज, उसको अच्छे से पर्क्स मतलब होता है अदर इंसेंटिव्स, अदर बेनिफिट चाहिए उसको। उसके बाद उसकी कुछ सोशल नीड भी थी, और सोशल नीड में वो कहता है कि भैया मुझे एक पहचान दो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पीयर रिकॉग्निशंस दो मुझे, आप मुझे इन्वॉल्व करो डिसीजन मेकिंग के अंदर, मुझसे भी कुछ पूछो, मेरी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, मेरी जॉब स्टेबल भी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो अपनी सोशल नीड के बारे में बात करता था। और फिर उसके बाद उसने बात करी थी हायर लेवल ऑफ नीड की। तो हायर लेवल नीड्स के अंदर वो कहता था कि मेरे करियर को ग्रो अच्छा करने के लिए, मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए काम किया जाना चाहिए, मेरे को प्रमोशन देने चाहिए। तो वहाँ पर उसने हायर लेवल ऑफ नीड की बात करी। तो जब हम एम्प्लॉय के बारे में इस तरीके से सोचते हैं, उसको अच्छी सैलरी देकर, उसके पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचकर, उसको अलग अलग पर्क्स प्रोवाइड करके, तो हम यहाँ पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद बेटा हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए। और जहां पर मैनेजमेंट एक साथ कब चलेगा? जब सारे दोस्त मिलकर बनाएंगे एक सॉफ्ट ड्रिंक का पैक। तो सारे दोस्त मिलकर पैक बनाओ के अंदर, यानी कि SD पैक में हमारी सारी की सारी इंपॉर्टेंस जो थी बेटा वो छुपी हुई थी। कैसे समझाते हैं अभी आपको। जहां पर S से हमारा मतलब था सोसाइटीज डेवलपमेंट, D से हमारा मतलब था डायनामिक, और P से हमारा मतलब था पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना, E से हमारा मतलब था एफिशिएंसी, और G से हमारा मतलब था ग्रुप गोल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट आपकी मदद करता है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में। अब हर मैनेजमेंट काम करता है टीम के साथ, टीम वर्क में यहाँ पर काम होता है, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है हमें ग्रुप में। तो मैनेजमेंट आपकी मदद करेगा कि आप सभी के अपने अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स है, सभी लोग अपने अपने रास्ते पर चल रहे हो, बट अल्टीमेटली हर किसी का रास्ता एक ही पॉइंट पर आकर मिलेगा। और वो पॉइंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर वो मदद करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने ग्रुप गोल्स को अचीव करो, और उन ग्रुप गोल्स की हेल्प से हमारा जो एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है हम उसको यहाँ पर अचीव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट अचीव इंक्रीज करता है एफिशिएंसी। कैसे? मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा अपने सारे रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज करके। भाई देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पांचों फंक्शन हमको परफॉर्म करने हैं। तो इन पांचों फंक्शन को इस तरीके से परफॉर्म करना है। तो मैंने यहाँ पे फिर बात बोली ना, तरीका, एंड तरीका कम्स अंडर द एफिशिएंसी, कि हम इस तरीके से काम को करेंगे, यानी कि अपने टास्क को सही तरीके से कंप्लीट करेंगे, सो दैट जो कॉस्ट है वो क्या है हमारी, कम आए। ठीक है, तो इन दिस वे मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग द कॉस्ट। देन मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है भाई,
तुम देख रहे हो कि अगर बदलती हुई दुनिया के साथ तुम नहीं बदलोगे तो तुम्हें तो लोग बेवकूफ कहेंगे। कितनी बार समझाती हूँ मैं तुम लोगों को ये बात। तो मैनेजमेंट कहता है कि मैं भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाऊंगा, कि जैसे ही इन्वायरमेंट बदलेगा, अगर हम मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो उस टेक्नोलॉजी को हम भी अडॉप्ट करेंगे, हम भी नए तरीके से काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें भी मार्केट में अपना अपना नाम कमाना है। तो मैनेजमेंट मदद करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन की कि चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए हम लोग भी यहाँ पर बदल जाए। उसके बाद ये आपकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में भी हेल्प करेगा। ये आपके पर्सनल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ अलाइन कर देगा। जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा अगर एग्जाम में 80% ले आओगे तो ले लेना अपनी पसंद का आईफोन, ले लेना अपनी पसंद की गाड़ी, चले जाना अपनी पसंद की जगह पर घूमने के लिए। तो उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव को आपके ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन कर दिया। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने कहा कि भाई 1000 यूनिट बेचकर दिखा दो, 1000 यूनिट बेचकर दिखाओगे तो उसका 20% प्रॉफिट तुम्हारा हो जाएगा। तो लो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट का हिस्सा लेना और उनका ऑब्जेक्टिव है 1000 यूनिट बेचना। तो इस तरीके से पर्सनल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ कंबाइन किया जाता है ताकि उनके गोल्स भी अचीव हो जाए और हमारे भी। देन सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे कर रहे हो? सोसाइटी का डेवलपमेंट जैसे कि अभी पढ़कर आए, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट देकर, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके और नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो हो गया आपको क्लियर। आगे चलो, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 नेचर है जो पढ़ने हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सो बेटा मैनेजमेंट एज एन आर्ट के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले आर्ट को समझा कि आर्ट इज ऑलवेज रिलेटेड टू सम स्किल्स, कि जब भी हम बात करते हैं स्किल्स की, कि हमारे अंदर कोई एक अलग ही कला है भाई, हम दुनिया से अलग हटकर हैं, कि पढ़ाई तो सब लोग कर रहे हैं बट उस पढ़ाई के अलावा भी हमारे अंदर कुछ अलग क्रिएटिविटी है, कुछ अलग है हमारे अंदर सबको दिखाने के लिए, तो वो था हमारा स्किल या आर्ट। बट उस स्किल को आपको इन्हांस करना है किसके थ्रू? बाय द स्टडी, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस। ठीक है, सो अब इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमने मैनेजमेंट को भी आर्ट से कंपेयर किया। तो कंपैरिजन करने के लिए हमें आर्ट के फीचर्स पता होने चाहिए। तो बेटा आर्ट के फीचर्स के लिए हमने पढ़ा पीपीटी। अब पीपीटी का मतलब क्या है? पहला पी था बेटा प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी के लिए, दूसरा पी था बेटा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के लिए, और टी था हमारा थियोरेटिकल नॉलेज के लिए। तो ऐसा जाना गया कि आर्ट के अंदर एक थियोरेटिकल नॉलेज होती है, चाहे तुम्हारी सिंगिंग है, डांसिंग है, सबके अंदर कुछ ना कुछ थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है, तभी तो इनके रिटन एग्जाम्स भी होते हैं। तो क्या मैनेजमेंट के अंदर थियोरेटिकल नॉलेज होती है? अरे बुद्धू, नहीं होती तो तुम पढ़ रहे होते क्या इतना? ये पूरा पार्ट ए, 8 के 8 चैप्टर उन्होंने किस पे बनाया? मैनेजमेंट के ऊपर ही तो बनाया है। तो यस भाई, ये तो हम देख ही रहे अपनी आंखों से कि यस मैनेजमेंट के अंदर तो थियोरेटिकल नॉलेज है। दूसरा, क्या मैनेजमेंट एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है? मतलब हर किसी का अपने स्किल को दिखाने का तरीका अलग है। हाँ है ना, तुमने कितने सारे टीचर देखे होंगे बिजनेस स्टडीज के, सब अलग अलग तरीके से सिखा रहे हैं ना तुम्हें अपनी चीज, अपना स्किल अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं। लाइकवाइज क्या मैनेजमेंट के अंदर भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है? कि अगर 2 मैनेजर को मैंने सेम सिचुएशन दी तो क्या वो सेम तरीके से उसका सोल्यूशन निकालेंगे? नहीं, एक तो डर के भाग जाएगा, एक डटकर सामना करेगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगा उसका। तो हाँ, मैनेजमेंट के अंदर ही पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। अच्छा, तो मैनेजमेंट के अंदर क्या प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी है? हाँ, अगर मैं बहुत खूबसूरत पेंटिंग करती हूँ तो जितनी ज़्यादा मैं उसकी प्रैक्टिस करूँगी उतनी ज़्यादा मेरी क्रिएटिविटी आती चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या मैनेजमेंट में भी होता है? हाँ, जितना ज़्यादा आप मैनेजमेंट में वर्क करोगे, डे टू डे जो भी आप काम करते हो उसके अंदर आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे तो आप भी क्रिएटिव हो जाओगे, आपका भी एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये बात तो पूरी तरीके से क्लियर है कि यस मैनेजमेंट इज एन आर्ट, क्योंकि ये सारे के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो सबसे आसान नेचर तो ये है कि यस मैनेजमेंट भी एक कला है ना। चलो अब घुसते थोड़ा सा साइंस में। क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? तो पहले उसके लिए साइंस को समझना होगा कि साइंस क्या है। तो मैंने बोला कि साइंस तो देखो एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस का ना अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम हिला नहीं सकते, क्योंकि वो एक्सप्लेन करता है सर्टेन जनरल ट्रूथ्स एंड लॉस। सच्चाई बताता है साइंस हमें, उसको प्रूफ भी करता है, लेबोरेटरीज में टेस्टिंग करता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर तो सब कुछ बात क्या है, बिल्कुल सीधी है, कुछ भी तुम बोलोगे उसको हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि क्या मैनेजमेंट के अंदर भी साइंस के सारे गुण हैं। तो ये तो बताओ साइंस में गुण क्या हैं। तो साइंस के गुण के लिए, क्योंकि साइंस एकदम यूनिक है ना, तो इसके लिए हमने कहा कि भाई इनकी यूएसपी है। अब यूएसपी में यू क्या है बेटा? यू है यूनिवर्सल वैलिडिटी, एस है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, और पी है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो बताओ क्या मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है क्या?
बताओ। बिल्कुल है यार, जैसे साइंस की अपनी वोकैबुलरी है, अपने कुछ टर्म्स है, इस तरीके से हमारे मैनेजमेंट के अंदर भी अपनी उसकी कोई वोकैबुलरी है। इतना कुछ तो हम अब तक पढ़ते आए हैं जो और लोगों को नहीं पता, जो सिर्फ हम लोगों को पता है कि यस यहाँ पर भी सिस्टमेटाइज सारा काम सिस्टम से होता है। यहाँ पर भी कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है कि आज अगर हम मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स अगर हम उसको अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका कुछ रिजल्ट हमें मिलता है, एक प्रिडिक्टेबल रिजल्ट मिल सकता है समहाउ, ठीक है, मतलब रिजल्ट तो मिल सकता है। सेकंड, क्या आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे साइंस को एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर प्रूव किया जाता है, क्या आप मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? यस। हमने जब प्रिंसिपल्स बनाए अपने मैनेजमेंट के तो उनको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग सिचुएशन में लगा कर देखा और हर किसी का रिजल्ट यहाँ पर टेस्ट किया। बट हाँ, एक कमी हमें देखने को मिली कि हर जगह पर रिजल्ट अलग देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिहेवियरल है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड करता है इसका रिजल्ट, तो आउटकम को हम यहाँ पर प्योरली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी है जो साइंस के साथ ये मैचअप नहीं कर पा रही है। साइंस के प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सल वैलिडिटी मिली हुई है, हाँ, क्योंकि हर जगह पर आउटकम सेम है। न्यूटन जी ने जो यहाँ हमको बताया वही उन्होंने हर कंट्री में जाके बताया ना, हर कंट्री में वही सब चीजें समझाई जा रही हैं। बट हमने यहीं पर सेकंड में ही देखा कि रिजल्ट अलग अलग है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं मिली हुई है बिकॉज जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है बिहेवियरल होने की वजह से, सिचुएशनल होने की वजह से फ्लैक्सिबल भी होते हैं, यानी कि आप इसको चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। तो अब आपको यहाँ पे टिक टिक और रॉन्ग रॉन्ग दिख रहा होगा, तो आपको दो तो फिर भी फीचर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, वो पार्शियली मेट है वैसे, बट स्टिल हाँ अवेलेबल तो है। तो इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट साइंस है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी साइंस नहीं है जैसे कि हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है। ठीक है, चलो जी, अब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की बात करूं तो भाई मैनेजमेंट प्रोफेशन है क्या, तो पहले प्रोफेशन को जानना जरूरी है। तो प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन, एक ऐसा काम है जिसको सपोर्ट करती है एक स्पेशल नॉलेज। जैसे कि मुझे टीचर बनने के लिए कुछ स्पेशल नॉलेज लेनी पड़ी, मुझे डॉक्टर बनने के लिए भी एक स्पेशल नॉलेज लेनी पड़ेगी, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए भी एक स्पेशल नॉलेज लेनी पड़ेगी। यानी कि वो सारे काम जिसको करने के लिए आपको स्पेशल स्किल्स चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, वो सारे प्रोफेशन होते हैं। ठीक है, अब प्रोफेशन के फीचर्स क्या हैं, तो उसके लिए मैंने आपको क्या समझाया था, विद राइट पैशन एवरीवन कैन अचीव सक्सेस। सही पैशन चूज करोगे तो सक्सेस तुम्हारे कदमों में होगी, सक्सेस तुम्हें जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर बेटा W से था हमारे पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, R से था बेटा हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, उसके बाद P से था हमारे पास प्रोफेशनल एसोसिएशन, और E से था हमारे पास एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, और बेटा हमारे पास S से था, सक्सेस के S से सर्विस मोटिव। ठीक है, तो प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि अगर मुझे चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे फाउंडेशन क्लियर करना है, सीए इंटरमीडिएट देना है, देन आर्टिकलशिप है, उसके बाद फाइनल है, और बीच में और भी जो फलाना ढिमकाना काम करना होता है वो सब कुछ है। तो क्या मैनेजमेंट में भी इस तरीके से वेल डिफाइंड है? हाँ, मैनेजमेंट में भी ये सब चीज़ें वेल डिफाइंड है। मैनेजमेंट को भी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाता है, इंस्टीट्यूट्स में मैनेजमेंट के ऊपर ही बहुत सारे जर्नल्स, बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कि प्रोफेशनल अलग दूसरे प्रोफेशंस के ऊपर है। तो यस, ये पहला फीचर तो हमारा मेट करता है। बट बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। कैसे? आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, एक एजुकेशनल क्राइटेरिया है उनका, ठीक है, कोई सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है कहीं ना कहीं, तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। बट मैनेजमेंट में ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसको देकर तुम मैनेजर बन सको, मतलब ऐसी कोई आपकी वेल डिफाइंड कोई ऐसी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है मैनेजमेंट के अंदर। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अपना एक छोटा सा अगर उन्होंने दुकान भी खोली तो उसके अंदर लिख देते हैं CEO ऑफ दिस। कहाँ से आई वो डिग्री उनके पास? कुछ नहीं ना, ऐसा कुछ वेल डिफाइंड नहीं है यहाँ पर। किस चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती है? किसमें? मैनेजमेंट में। प्रोफेशनल एसोसिएशन, अब हर एक प्रोफेशन का अपना एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके रूल्स और रेगुलेशन बताता है, आपको मेंबरशिप देता है, जैसे कि ICAI हमारे CA वालों के लिए हो गया है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमारे लॉयर वालों के लिए हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए वो है एक ऑर्गेनाइजेशन, बट मैनेजमेंट में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जितने भी हैं वो सब क्या है कि ठीक है, अपनी तरफ से उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हम उनके नॉर्म्स को फॉलो करें। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन भी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, तो इसको क्रॉस ही करना है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब हाउ टू बिहेव इन अ प्रोफेशन।
जब आप चार्टेड अकाउंटेंट बनते हो तो आपको कुछ बातें समझाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। जब आप डॉक्टर बनते हो तो बहुत सारी आपको एक ओथ लेनी पड़ती है, ठीक है। आपको वहाँ पर भी आपको उस तरीके से बिहेव कर बताया जाता है कि एक डॉक्टर को कैसे बिहेव करना है। बट जब यहाँ पर कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन ही नहीं है प्रोफेशन के अंदर, सॉरी मैनेजमेंट के अंदर, तो कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं है ना, तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी देखने को नहीं मिलता। सर्विस मोटिव, जितने भी प्रोफेशनलिस्ट हैं सब आपको क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। जैसे कि सीए आपको फाइनेंशियल सर्विस देता है, आपका लॉयर आपको लीगल सर्विस देता है, आपका डॉक्टर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की सर्विस देता है। तो यहाँ पर हर कोई आपको सर्विस दे रहा है। बट मैनेजमेंट के अंदर सर्विस भी है बट प्रोडक्ट सेलिंग भी है, हम आपको सामान भी बेच रहे हैं। तो प्योरली हम यहाँ पर नहीं कह सकते कि हम आपको सर्विस दे रहे हैं और बदले में फी चार्ज कर रहे हैं, तो सर्विस मोटिव भी यहाँ पर एग्जैक्टली मेट नहीं होता। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट कि यहाँ पर एग्जैक्ट क्राइटेरिया तो प्रोफेशन का मीट नहीं हो रहा है, सो वी कांट ट्रीट इट एज अ प्रोफेशन। बट येस वी नो कि आगे जाकर धीरे धीरे मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन में काउंट होने लग जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, आधा तो हमने कवर कर लिया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। लेवल्स का मतलब होता है बेटा, इट इज अ लाइन ऑफ डिमार्केशन। ये एक लाइन ऑफ डिमार्केशन है, मतलब एक बाउंड्री है जो तुम्हें और हमें अलग करती है। कैसे? सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिश्ता बनाती है, जो ये बताती है कि भैया हम हायर अथॉरिटी पे हैं, तुम लोअर अथॉरिटी पे हो, जिम्मेदारियां किसके पास कितनी हैं ये यही डिफाइन होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमारे पास 3 लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल और सुपरवाइजरी, जिसको हम ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं टॉप लेवल की बात करूं, यहाँ पे सबसे कम लोग होते हैं, ज्यादा क्योंकि पढ़े लिखे हैं ये लोग, हम लोग तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जैसे कि यहाँ पे चेयरमैन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल मैनेजर है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो सारे बड़े बड़े लोग, सारे वो लोग जो एसी वेसी कमरों में बैठते हैं, लग्जरीज कार में आते हैं, है ना, महंगे महंगे मोबाइल फोन होते हैं जिनके हाथों में, तो वो सारे ये लोग हैं। अब ये लोग करते क्या ऑर्गेनाइजेशन में? अरे भाई तुम्हें जब हमने इतना बढ़िया ट्रीटमेंट दे रखा है तो मेन काम तुम्हारा ही है। सो बी रिस्पॉन्सिबल टू इंटीग्रेट, फॉर्मुलेट, एनालाइज द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो कह सकते हो जो जिम्मेदारी है वो तुम्हारे कंधों पर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमने बोला कि आपको इंटीग्रेट करने अलग अलग एलिमेंट्स को और अलग अलग एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना होगा। आप ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे और उसका हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको स्टडी करोगे। आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स और स्ट्रैटेजी बनाओ, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक्टिविटी चाहे कर कोई भी रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी आप ही की है क्योंकि आपने बागडोर संभाली हुई है, ठीक है। तो ये तो होगा हमारे टॉप लेवल। अब हमारा मिडल लेवल बेचारा बीच में आके फंस जाता है। ये टॉप लेवल का सबऑर्डिनेट होता है और सुपरवाइजरी लेवल का बॉस होता है। तो यहाँ इसको बॉस वाली फीलिंग भी आती है और यहाँ पर इसको क्या एम्प्लॉय, ये सबऑर्डिनेट वाली फीलिंग भी इसको आती है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये लिंक क्रिएट करते हैं टॉप और लोअर लेवल के बीच में। अब इनमें कौन कौन लोग आते हैं बेटा? इसमें आते हैं डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स जितने भी होते हैं आपके, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स जैसे कि हमारा प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, वो सारे लोग यहीं पर आते हैं। इन लोगों का काम होता है कि जो भी बातें इन्हें टॉप लेवल बता रहे हैं वो सारी बातें यहाँ तक पहुँचाना। तो फीडबैक वगैरह ये सब चीज़ें ये लोग करते हैं और ये लोग कहते हैं आई कैन मोटिवेट। भाई असली काम हमें ही करना है, हम तुम्हारे बीच का लिंक है। तो आई कैन मोटिवेट के लिए बेटा ये रहा तुम्हारा आई से इंटरप्रेट, और सी से आता है बेटा तुम्हारे पास यहाँ पे कॉर्पोरेट, ठीक है, और ए से आपके पास असाइनिंग द ड्यूटी, और एन से होता है नेसेसरी पर्सनल के लिए एन यूज़ किया गया है, और मोटिवेट वाला तो अपने आप में एक पॉइंट है। सो क्या काम है इनका? इंटरप्रेट करते हैं पॉलिसी, यानी कि जो पॉलिसी इन्होंने बनाई यहाँ तक इनके पास आई, इनके पास से यहाँ तक पहुँचाने का काम इन्हीं का ही होता है। ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में जितने लोगों की ज़रूरत है उतने लोग होने चाहिए। ये ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन करते हैं। उसके बाद ये मोटिवेट करते रहते हैं एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम कि भैया डिमोटिवेट मत हो, निराश होकर मत बैठो, काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी करो। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव लो चाहे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव लो, काम तो तुम्हें करना ही है। उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कॉपरेट कराते हैं कि भाई लड़ाई झगड़े से कोई काम नहीं चलेगा, आपस में मिलजुल के रहो, अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो इस तरीके से ये क्या कहते हैं? आई कैन मोटिवेट। चलो जी अब आते हैं असली मजदूरी पर। तो सुपरवाइजरी लेवल जो होता है हमारा, इसके अंदर हमारा मेनली होता है टेक्निकल और रूटीन वर्क जो डे टू डे बेसिस पे होता है। तो यहाँ होते हैं कुछ फॉरमैन, सुपरवाइजर्स और इंस्पेक्टर, और उन्हें हम कहते हैं इंट्रैक्ट ओवरसी द क्वालिटी एंड वेस्टेज ऑफ सेफ्टी
और इसी में इनके सारे फंक्शंस हमने छुपा दिए। तो जैसे कि हमने इनको कहा कि भाई इंटरेक्ट करो वर्कर्स के साथ और सारी इंस्ट्रक्शन उन तक पास ऑन करो, तो मिडिल लेवल सुपरवाइजर को बताते हैं सारी बात, सुपरवाइजर वर्कर्स तक उन सारी इंस्ट्रक्शंस को पहुंचाते हैं। देन ये ओवरसी करते हैं, यानी कि नजर रखते हैं, किस चीज पे नजर रखते हैं कि हमारे वर्कफोर्स क्या कर रही है, हमारी पूरी जो वो टीम है एक्चुअल में वो क्या कर रही है। उसके बाद वेस्टेज, ये मिनिमाइज करते हैं वेस्टेज ऑफ मटेरियल, कि किसी भी तरीके से मटेरियल वेस्ट नहीं होना चाहिए। सेफ्टी स्टैंडर्ड, भाई अपने वर्कर्स की सेफ्टी का भी हमें ध्यान रखना है, उनकी कोई ग्रीवेंसेज है उसको भी सॉल्व करना है। प्लस हमें यहाँ पर क्या करना है, क्वालिटी ऑफ आउटपुट को मेंटेन करना है, कि किसी भी तरीके से क्वालिटी के साथ कोई भी हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। ठीक है, तो इस तरीके से ये थे हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको सारे समझ आ गए होंगे। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे। अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए हमारा ट्रेडिशनल हम यूज करते आ रहे हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो बेटा प्लानिंग की बात करो तो प्लानिंग का मतलब क्या है, भाई सोचो, दिमाग पे जोर डालो। कहीं भी घूमने जाओगे तो पहले क्या करनी होती है, प्लानिंग। कहते हैं ना हम प्लान करेंगे, ट्रिप प्लान करेंगे, तो ट्रिप प्लान करते हुए क्या करते हो, व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, और वो पूरे रास्ते निकालने के, भैया गोल अचीव होना चाहिए एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, कम पैसों में सही समय पर घूम कर आ जाए हम लोग। तो यहाँ पर होती है हमारी प्लानिंग। प्लानिंग जैसी हो जाती है उसके बाद ड्यूटीज को असाइन करना, टास्क को ग्रुप करना कि क्या क्या काम कर रहे होंगे, उसके बाद कौन क्या काम करेगा उसके लिए अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना, रिसोर्सेज निकालना कि कैसे प्लान पूरा होगा, तो उसके लिए सारी चीज़ों का अरेंजमेंट बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, भाई सही व्यक्ति सही जगह पर काम कर रहा हो, जिसको जो काम करना होता है उसको वही काम दो। अब मुझे आपके सर जी कह दे कि मैडम जी जाओ हिस्ट्री पढ़ा लो बैठ के, मैंने कहा जी ना, मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगी हिस्ट्री, आपको पढ़ानी है तो सर जी आप पढ़ा लो, आप बहुत टैलेंटेड हो, मेरे बस की तो नहीं है कि मैं अपने बच्चों को बिजनेस स्टडीज से हटकर हिस्ट्री पढ़ाने बैठ जाऊं, तो मुझसे तो ना हो पाएगा। तो अगर ऐसा वो काम करने लग गए कल को तो राइट पर्सन राइट जॉब पे तो नहीं रहेगा। बट उन्होंने क्या किया कि मुझे जो पढ़ाना था तो मेरे हाथ में वही काम सौंपा, तो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब का क्या मतलब होता है बेटा, स्टाफिंग। डायरेक्टिंग, अब तुम होते हो ना डिमोटिवेट, कहते हो मैडम मोटिवेशन नहीं आ रहा, मोटिवेशन नहीं आ रहा, ये बता दो वो बता दो, ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, वन शॉट ये वो, तुम बोलते रहते हो ना। तो अब यहाँ पर तुम्हें टाइम टू टाइम गाइड करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए, तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, डायरेक्टिंग का। तो डायरेक्टिंग का मतलब होता है लीड करना, इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना, ताकि भाई जो काम हमारा असाइन हुआ है ना हमें, हम वो काम कर दे। हमें तुम्हें 100 में से 100 दिलवा लें तो हम तुम्हें 100 में से 100 दिलवा दे, कैसे, इस तरीके से। ठीक है, अब टाइम टू टाइम तुम्हारा टेस्ट भी लेना है, क्यों, क्योंकि हमें करनी है तुम्हारी कंट्रोलिंग, क्योंकि भाई हमने तुम्हारी एक परफॉर्मेंस सेट कर दी है, हमने एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट कर दी है। अब तुम्हारी जब एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी उसको हम मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे कि कितनी कमी रह गई है, फिर उस कमी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है परफॉर्मेंस को मेजर करना, फॉलो अप करना, ताकि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो उतनी ही हो जितनी हमने प्लान की थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम परफॉर्म करते हैं पांचों फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब आखिरी टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, हर साल, तो इस टॉपिक को तो हम छोड़ के जा ही नहीं सकते। तो इसमें सब टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपस में मेलजोल बढ़ाना। अभी मेलजोल ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है हंस के बैठ के बात करेंगे, सारे गप्पे मार रहे हैं और खूब मौज कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अरे बच्चों काम कर लो थोड़ा सा। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जहां पर एक मैनेजर सिंक्रोनाइज करता है किसको, द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइज का मतलब होता है वन आफ्टर वन साइमल्टेनियसली एक रिलेशनशिप बनाते हुए काम करना। ठीक है, मतलब कि जैसे ही हमारा प्रोडक्शन वाला काम करके खत्म हो, हमारे सेल्स वाले का काम, मार्केटिंग वाले का काम शुरू हो जाता है, मार्केटिंग वाले से फाइनेंस वाला, मतलब वो जो एक चेन है ना, वो चेन चलनी शुरू होती है साइमल्टेनियसली, बोलना नहीं पड़ रहा है। हम लोग हार्मनी के साथ मिलजुल कर यूनिटी लाते हुए अपने एक्शंस में, और एक बैलेंस बनाते हुए कि भाई देखो हम चेन चेन खेल रहे थे ना सब सारे, अब जब चेन चेन खेलेंगे तो सबको साथ साथ भागेंगे तभी तो चेन बड़ी होगी ना। अब तुम करो कि भैया बीच वाला आगे भाग रहा है, इधर वाला इधर भाग रहा है, इधर वाला इधर भागेगा, तो कैसे तुम पकड़ोगे सबको, फिर तो चेन तुम्हारी टूट जाएगी ना। तो भाई तुमको बंधे रहना है आपस में, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन को बोला हमने क्या, एक बाइंडिंग फोर्स बोला। तो बाइंडिंग फोर्स का मतलब क्या होता है, बांधने वाला फोर्स। इसको किससे कंपेयर किया गया था, इसको कंपेयर किया गया था थ्रेड इन अ गार्लैंड,
यानी कि ये एक फूलों की माला का वो धागा है जो फूलों को पिरो कर रखता है कि अगर तुमने धागा तोड़ दिया तो भाई फूल बिखर जाएंगे। तो वो फूल होते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और धागा होता है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन वो फोर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन में सभी डिपार्टमेंट्स और उनके काम को क्या करते हैं, आपस में बांध कर रखता है। ठीक है, अब इसके फीचर्स के लिए बेटा मैंने आपको कहा था क्या, आई सी योर डीपी, देखती हूँ मैं दिन रात तुम्हारी डीपी। तो आई सी योर डीपी के अंदर बेटा आई से मतलब है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, सी से मतलब है बेटा कॉन्टिन्यूस, और यू से मतलब है हमारा यूनिटी ऑफ एक्शन, और आर से मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, डी से बेटा मतलब है डेलिब्रेट फंक्शन, और पी से मतलब है हमारा परवेसिव। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, यानी कि आप अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो। अब अलग अलग एक्टिविटीज जो परफॉर्म कर रहे हो वो काम की हमारी कब होगी, जब वो एक पर्पसफुल ग्रुप एक्टिविटी होगी। जब काम सब अलग तो कर रहे हो लेकिन उससे आपका जो पर्पस है वो एक ही है, लास्ट में जाके सब ग्रुप ने एक साथ आके मिल जाना है और टारगेट्स को अचीव करना है। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेट करता है अलग अलग लोगों के काम को, बट उनको एक कॉमन डायरेक्शन दे देता है कि अचीव आपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ही करने हैं। ठीक है, ये आपके काम में यूनिटी लेकर आता है। कैसे, ये देखता है कि भाई सभी लोग उस कॉमन गोल्स की तरफ काम करें। काम तुम सब करो लेकिन सबने काम किसके लिए करना है, ओवरऑल कॉमन गोल्स की तरफ काम करना है, जिसके लिए तुम्हें हर एक बंदे के एफर्ट्स में यूनिटी लेकर आनी होगी, एकता लेकर आनी होगी। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर जो है, सॉरी परचेज डिपार्टमेंट जो है वो रॉ मटेरियल खरीद के बैठा है, प्रोडक्शन वाला काम करके राजी नहीं है, आगे सेल्स वाला बेचकर राजी नहीं है, तो तुम्हारे काम में यूनिटी नहीं होगी तो कैसे टारगेट अचीव होगा। तो कोऑर्डिनेशन यूनिटी लेकर आएगा। कंटिन्यूसली परफॉर्म करना है भाई, कंटिन्यूसली हर लेवल पर परफॉर्म करना है, हर डिपार्टमेंट में परफॉर्म करना है। जब तक तुम काम कर रहे हो तब तक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है ना। क्या हमें और आपको कोऑर्डिनेशन एक ही क्लास के लिए चाहिए, नहीं भाई, अंत तक चाहिए, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होता, और उसके बाद भी देखेंगे किस सफर में एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ेंगे। तो अंत तक हमें एक साथ चलना है, जब तक काम कर रहे हैं तब तक कोऑर्डिनेशन चाहिए। परवेसिव है, हर जगह पर है, आपको हर एक लेवल पे इसको अप्लाई करना है, हर एक डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है। ये थोड़ी कि टॉप लेवल कोऑर्डिनेट कर रहा है लोअर लेवल कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, तो कैसे काम चलेगा। हर लेवल पर हर एक्टिविटी में हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नहीं कि सिर्फ मिडल वाला ही कोऑर्डिनेट कर रहा है बेचारा टॉप लेवल से और ऑपरेशनल लेवल से। भाई सबको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना है, टॉप लेवल वाला मिडल लेवल के साथ, मिडल लेवल वाला लोअर लेवल के साथ, लोअर लेवल पे सुपरवाइजर वर्कर के साथ। तो ये हर लेवल पर एग्जिस्ट करता है, हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेलिब्रेट है, जबरदस्ती नहीं करा सकते लेकिन तुम, ये कभी भी अपने आप एस्टैब्लिश नहीं होता, ये एक हमारा कॉन्शियस एफर्ट है, पार्ट ऑफ एवरी मैनेजर, मतलब हमारी एक विलफुल स्पिरिट है जिसको ये डायरेक्शन देता है। ये हमारी वॉलेंटरली एफर्ट है, अपनी इच्छा से एक एम्प्लॉय किसी दूसरे एम्प्लॉय की मदद करना चाहेगा, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो डेलिब्रेट का मतलब होता है अपने अंदर से अपने आप आता है, एक हमारी विलफुल स्पिरिट होती है जो हमें एक डायरेक्शन देती है कि हाँ यार इसके साथ मिलकर चलना है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब आखिरी हमारे पास इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो व्हेन यू हैव सो मेनी गर्लफ्रेंड्स यू नीड कोऑर्डिनेशन, राइट। कैसे बैलेंस करोगे, नहीं तो इसी में छुपी है हमारी सारी इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन बेटा। तो एस से है हमारे पास स्पेशलाइजेशन, जी से है ग्रोथ इन साइज, और एफ से है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो बेटा कोऑर्डिनेशन कब चाहिए, जब लोग बढ़ेंगे, जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन साइज में बढ़ेगा। भाई तुम्हारे घर में 2 ही व्यक्ति हैं, कितना लड़ लेंगे, बट वहीं पे तुम उस घर में 10 लोग बिठा लो। बिग बॉस आता है ना हर साल आता है ना बिग बॉस। जब स्टार्टिंग में शुरुआत होती है ना तो कितने सारे लोग होते हैं, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, कोई किसी को समझ ही नहीं रहा होता, कोई किसी इंडस्ट्री से है, कोई किसी फील्ड से है, सब लोग अपने आप को पता नहीं क्या ही समझ रहे होते हैं, तो एक दूसरे की सुनते ही नहीं है, हर कोई अपने हिसाब से काम करने की कोशिश करता है, सब अपने आप को पता नहीं, मुझे लगता है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ही समझते हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है तब तक कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है ना। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, हर किसी का काम करने का तरीका अलग है, हर किसी की क्वालिफिकेशन अलग है, तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन चाहिए। उसके बाद फंक्शनल डिफरेंशिएशन, भाई बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, बहुत सारे फंक्शंस आप लोग परफॉर्म करते हो, हर किसी का अपने गोल होते हैं। तो अलग अलग फंक्शन अगर आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, मार्केटिंग वाला कहता है जा तू बना ले जितना मर्जी सामान बनाना है, मैं तो मार्केटिंग करूंगा ही नहीं, बना ले जितना मर्जी बना ले। फाइनेंस वाला कहता है मैं तो पैसे ही नहीं दूंगा, ले कर लो, कैसे काम करोगे। अरे भाई कोऑर्डिनेट करना हमारे साथ। एचआर वाला कहता है तुम ही काम चलाओ, मैं तो तुम्हें एक्स्ट्रा लेबर ही नहीं दूंगा, तुम्हें ही करना है। अरे भाई ऐसे काम करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का कैसे टास्क कंप्लीट होगा। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन यानी कि जब अलग अलग फंक्शंस होते हैं तो उनके बीच में भी हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगी स्पेशलाइजेशन। आजकल का ज़माना
हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहता है, सबको स्पेशलिस्ट चाहिए, है ना, आप लोगों को भी जैसे स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं। और बट उन स्पेशलिस्ट की अप्रोचेस में, ओपिनियन में, जजमेंट में होता है डिफरेंस। तुम गए एक गाना गाने वाले शो में ऑडिशन देने के लिए, सिंगर बनने गए, तुमने मधुर आवाज में पूरा अपना गला फाड़ के तुमने सिंगिंग करी, वहाँ पे 3 जज बैठे हैं, 2 को तुम पसंद आए, 1 को पसंद नहीं आए, लड़ रहे हैं आपस में, भिड़ रहे हैं, आ ही नहीं रहे एक किसी पॉइंट पर। अब जब तक वो नहीं आएंगे तो तब तक तुम मुंबई कैसे जाओगे? तो भाई यहाँ पर स्पेशलिस्ट के ओपिनियन, उनके विचार में, उनके पर्सपेक्टिव में, उनके जजमेंट में हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बिठाना है, ताकि हम एक बात पर पहुंच सके, ताकि हम रिजल्ट पर पहुंच सकें। तो स्पेशलाइजेशन के लिए भी हमें क्या चाहिए? उनके ओपिनियंस में कोऑर्डिनेशन। तो इस तरीके से हमने समझी क्या? द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। और मुबारक हो, इसी के साथ चैप्टर खत्म हुआ। तो बताओ, आया सब कुछ समझ में? आ गई सारी बातें याद तुम्हें जो हमने इन डिटेल पढ़ी थी? उसका ये रिवीजन आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और किस तरीके से तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स का क्या है स्केड्यूल, एक बार ये भी ज़रा मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता देना। सो मिलूंगी अब तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ, पर तब तक ये चैप्टर हो जाना चाहिए बिल्कुल तैयार। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।